हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ये प्लांट पैथोलॉजी पैथोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स, उनको हम फिगर्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। इसके बाद हम 3-4 और वीडियोस लेकर आएंगे पैथोलॉजी से रिलेटेड और पूरा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम जैसे कि एएफओ, आईबीपीएस या फिर नाबार्ड या फिर जो स्टेट के एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, जहां पर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एएफओ 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को और चीज़ों को याद रखने का कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब का चैनल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखते हैं क्या है इस वीडियो में पैथोलॉजी से रिलेटेड। फाइटोपैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी का है या फाइटोपैथोलॉजी का है, दोनों एक ही बात है। फाइटोपैथोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है। फाइटो, फाइटोन, पैथोस और लोगोस। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लाइक डिजीज, एंड लोगस का मतलब है नॉलेज। तो जब हम तोड़कर इस वर्ड को देखते हैं फाइटोपैथोलॉजी, प्लांट एलिमेंट नॉलेज, तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी अबाउट? प्लांट पैथोलॉजी is about studying about the plant elements or diseases. So it's very clear what plant pathology is. Now there have been several related discoveries or inventions related with plant pathology. So uh, not very much of those are being asked in exams, but few of those that can be asked in exams, I tell some of those. So first one, in India, a book named वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद नाम की एक किताब लिखी गई थी। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरापल, सुरपाल, सुरपाल इंडियन राइटर थे। उन्होंने प्लांट डिजीज के बारे में एक बुक लिखा था, वृक्ष आयुर्वेद। उन्होंने प्लांट डिजीज को क्लासिफाई किया था एक्सटर्नल और इंटरनल डिजीज में इस बुक के अंदर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट थी इससे रिलेटेड प्लांट पैथोलॉजी से, थियोफ्रास्टस, ये थे ग्रीक फिलोसफर जिन्होंने बुक लिखा था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और इसमें उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस लिखे थे प्लांट डिजीज से रिलेटेड। तो ये चीजें बहुत कम पूछी जा सकती हैं, ज्यादा चांस नहीं है। हालांकि मैं अरुण कात्यायन बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं एक बार जरूर डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, जो कि लेवेनहॉक ने किया था 1675 में। एंड इसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया 1683 में। एंड सब्सिक्वेंटली फंजाई was also studied, and the person who was first to study fungi was Micali in 1729 after the invention of microscope. Please do remember this. और प्लांट पैथोलॉजी में जो सबसे पहले स्टडी किया गया था फंजाई रिलेटेड, वो था बंट डिजीज। वीट के ऊपर जो बंट, जो पाउडरी अपीयरेंस एक वीट के ऊपर हो जाता है, आपने को मैं आगे फोटो में दिखाऊंगा कि बंट एक्चुअली होता क्या है। तो एक ब्लैक कलर का जो पाउडरी अपीयरेंस होता है उसको बंट कहते हैं, और वो सबसे पहले स्टडी किया गया था प्लांट पैथोलॉजी के शुरुआत में। और इस फंजाई रिलेटेड स्टडी में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था साइंटिस्ट डी बैरी का, जिन्हें की फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी डी बैरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। और डी बैरी ने पोटैटो के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स, अपना जो ऑब्जर्वेशंस अपने सारे किए थे, और लेट ब्लाइट डिजीज इनका मेन फोकस था। पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट डिजीज होता है, उस पर इनका फोकस था।
उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है जूलियस कून। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है मतलब इनके बहुत ही योगदान रहे होंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। तो क्या क्या योगदान थे उनको हम देखते हैं। पहले इन्होंने भी अपना जो स्टडी है उसको फंजाई के ऊपर ही फोकस रखा था और इससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको यूज करके। इन्होंने 1858 में उनकी पहली किताब लिखी प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर और इनके वर्क्स जो थे इसको देखते हुए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना थी, ये थी डिस्कवरी ऑफ बॉडियक्स मिक्सचर। अब डाउनी माइल्ड्यू डिजीज जो कि यूरोप से अमेरिका 1878 में आ गई थी और वो ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेतों में लग गई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए और बहुत बड़ी मात्रा में ये डिजीज फैल रही थी डाउनी माइल्ड्यू। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी ये डाउनी माइल्ड्यू और इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडियक्स मिक्सचर को खोज निकाला प्रोफेसर मिलार्डेट ने। और साथ ही साथ ये बॉडियक्स मिक्सचर पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज को भी कंट्रोल करने में सक्षम था। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आपसे एग्जाम में पूछेंगे बॉडियक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर मिलार्डेट, इसका सही जवाब आप लिखेंगे। ये कुछ फिगर्स हैं जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई उसमें आप सोच रहे होंगे बंट क्या है, स्मट क्या है, लेट ब्लाइट क्या है, डाउनी माइल्ड्यू क्या है। तो ये फिगर्स आप ध्यान में रखेंगे तो आपको चीजों को याद रखने में आसानी होगी। बंट जैसा कि आप देख रहे हैं एक पाउडरी ब्लैक अपीयरेंस ऑन व्हीट, यह है बंट। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप देख रहे हैं आलू थोड़ा सड़ सा गया है, यह है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। डाउनी माइल्ड्यू और पाउडरी माइल्ड्यू, पीलापन थोड़ा कहीं कहीं पीला पीला हो गया, इसे कहते हैं डाउनी माइल्ड्यू। और पाउडरी माइल्ड्यू में पाउडरी फॉर्मेशन हो गया लीफ के ऊपर, इसको पाउडरी माइल्ड्यू कह रहे हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा लेकिन आप फिगर देख लें, इससे आराम होगा आपको समझने में। उसके बाद फायर ब्लाइट बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा होता है फायर ब्लाइट। तो आप पहले फिगर में देख रहे हैं किस तरह से मुरझा सा गया है ये जो पौधा है, तो या किसी पेड़ की डाली है ये मुरझा सी गई है, ये फायर ब्लाइट की वजह से है। उसके बाद रूट नॉट नेमाटोड, इसका ये फिगर है सेकंड वाला, और सिस्ट नेमाटोड ये थर्ड वाला फिगर है। आप ध्यान रखें क्योंकि इसके बारे में आगे मैं कुछ चर्चा करूंगा। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल रेसेस, जिसके बारे में मैं डिटेल से एक स्लाइड में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बस ये देख लीजिए कि फिजियोलॉजिकल रेसेस रस्ट फंगस में होता है और इसे जो मतलब जो इस इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया था ये किया गया था एरिक्सन के द्वारा 1894 में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी ये होता क्या है फिजियोलॉजिकल रेस, ये मैं लास्ट में एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके बाद ब्लैक्सली ने हेटेरोथैलिज्म की खोज की थी 1904 में। और ये हेटेरोथैलिज्म जो कि फंजाई में एग्जिस्ट करता है। हेटेरोथैलिज्म होता क्या है एक्चुअली, जो हेटेरोथैलिक स्पेसीज होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब जो अलग अलग उनके मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल पर रिसाइड करते हैं, रहते हैं। तो हेटेरोथैलिक स्पेसीज जो है उनके मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स पे अलग अलग, जैसे कोई एक पेड़ पर मेल है तो दूसरे पौधे पर फीमेल होगा, तो उसे कहते हैं हेटेरोथैलिक स्पेसीज। इसके बाद काफी चीजें हुई, काफी डिस्कवरीज हुई। आप उन सब चीजों को किताब से याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैंने बता दिया, और एक दो जैसे एडोल्फ मेयर ने टोबैको मोज़ैक की डिस्कवरी की थी। तो ऐसी ऐसी चीजें बुक्स में मतलब अरुण कात्यायन के बुक में भी है और दूसरी बुक में भी है। तो अरुण कात्यायन के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इन चीजों को याद कर लेंगे और कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद वायरस के साइज के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि वायरसेस वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। एक फिल्टर का यूज किया गया और उसमें देखा गया कि बैक्टीरिया को फिल्टर किया जा सकता है
यूजिंग चैम्बरलैंड फिल्टर, जबकि वायरसेस को चैम्बरलैंड फिल्टर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, मतलब कि बैक्टीरियाज आर बिगर इन साइज देन वायरसेस। और उसके बाद बेजरनिक 1898 में उन्होंने ये प्रूव किया था कि टोबैको मोज़ैक डिजीज वाज कॉज्ड बाय वायरस। तो सबसे पहले उन्होंने जो वायरस टर्म यूज किया था वो 1898 में यूज किया था, VIRUS, वायरस। जब उन्होंने पहली बार यूज किया था इसे नाम दिया था वाइवम फ्लूइडम, लेकिन बाद में उसे वायरस कहा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी 1932 में नॉल एंड रस्का के द्वारा। वायरस वायरस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है। तो बीच में न्यूक्लिक एसिड और उसके ऊपर से समझ लीजिए एक बॉल है जिसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड है और चारों तरफ से प्रोटीन का कोट चढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वायरस। फिगर में यहाँ पर टोबैको मोज़ैक जो डिजीज है इसका फोटो मैंने दिखाया है, क्योंकि टोबैको मोज़ैक पर ही सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन लिए गए थे और वायरसेस को सबसे पहले जब आइडेंटिफाई किया गया था तो टोबैको मोज़ैक ही एक्सपेरिमेंट्स मतलब टोबैको मोज़ैक पर ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उसके बाद एक टर्म आता है लिपोवायरस। लिपोवायरस में क्या होता है? प्रोटीन के ऊपर भी एक लिपिड उसका कवर चढ़ जाता है, या फिर बोलते हैं प्रोटीन के ऊपर भी एक कोटिंग होता है लिपिड का, तो उसको हम बोलते हैं लिपोवायरस। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जब डीएनए होता है तो उसको बोलते हैं एनिमल वायरस, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन। और प्लांट वायरस होता है उसमें आरएनए होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं प्लांट वायरस। अब देखते हैं वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड में प्रोटीन कोट भी नहीं होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कंटेन्ड इन वायरॉइड। मतलब इसको बोलते हैं नेकेड न्यूक्लिक एसिड, मतलब प्रोटीन का कोट ऊपर से हट जाता है, उसको बोलते हैं वायरॉइड। और प्लांट वायरॉइड कब बोलेंगे? जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए होता है, तो सिर्फ आरएनए है और उस पर से प्रोटीन का कोट भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे प्लांट वायरॉइड। अब ये एक फिगर मैंने आपको दिखाया, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर जो डिजीज है ये हुआ है जो कि वायरॉइड के द्वारा होता है, तो इसका फिगर है। ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर was the first disease reported to have been caused by a viroid. आई होप कि आप लोगों को आरएनए डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, नहीं तो हम जो जेनेटिक्स के वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करेंगे उसमें डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप बस इतना जानें, डीएनए होता है जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम के अंदर होता है, और आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड वो भी क्रोमोसोम के अंदर होता है, मतलब सेल के अंदर ये चीजें होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है। और अब देखिए एक टर्म है प्लास्मिड, या फिर इसी को बोलते हैं एपिसोम। तो ये क्या होता है? दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल में होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम के अलावा कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया में, उन्हें कहते हैं प्लास्मिड या एपिसोम। वायरस, वायरॉइड एंड प्लास्मिड ऑल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड लैक देयर ओन मेटाबॉलिक पोटेंशियल। तो वायरस या फिर वायरॉइड या फिर प्लास्मिड ये सब न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का मेटाबॉलिक पोटेंशियल नहीं होता है, जैसे कि हमारे सेल्स के होते हैं खुद का मेटाबॉलिक पोटेंशियल। अब ये MLO जो कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके बारे में आप कई बार आगे अब लेक्चर में सुनेंगे, या फिर बुक्स जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बार बार सुनते रहेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले कुछ डिजीजेस थे जैसे कि विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, मलबरी ड्वार्फ, एस्टर येलोज वगैरह। इनको सोचा जाता था कि ये वायरसेस के द्वारा होते हैं, लेकिन बाद में जापानीज साइंटिस्ट डोई एटल, डोई थे और उनके साथियों ने 1967 में यह कंक्लूड किया कि ये वायरस से नहीं होते बल्कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि एमएलओ से होते हैं। अब ये एक्चुअली होते क्या है एमएलओ? तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर से एक लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर चढ़ा होता है, एनवेलप चढ़ा होता है।
और ये वायरस से साइज में बड़े होते हैं। और इनकी एक खास बात है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के से एकदम हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, उन पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता, लेकिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर इन पर बहुत जल्दी होता है, बहुत ही ये सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, और इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है एमएलओस को कंट्रोल करने के लिए। और एक चीज के बारे में कि मोस्ट ऑफ द येलो डिजीजेज ऑफ प्लांट्स है, जो भी येलो डिजीजेज होते हैं वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होते हैं। माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आप याद रखेंगे। ये तो बात हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री अबाउट प्लांट पैथोलॉजी। अब इंडिया में इसके ऊपर कैसे कैसे काम स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर काम किया, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले जो काम शुरू किया गया था प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, तो वो किया गया था KR कीर्तिकर के द्वारा, और उन्हें पायोनियर वर्कर ऑन प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे फंजाई को कलेक्ट किया और उनको पहचाना और उन पर काम किया। उसके बाद EJ बटलर थे, इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI का जो पुराना नाम था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा बिहार में। तो उन EJ बटलर ने, वहीं के थे EJ बटलर, IARI पूसा के थे, और उन्होंने डिटेल स्टडी किया फंजाई और डिजीज के ऊपर, और उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। इस किताब का नाम पूछता है, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स इज रिटन बाय। तो और इसी जो ये काम थे इनके लिखे हुए बुक के कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है, EJ बटलर को। EJ बटलर के बाद जो नाम आता है वो है JF दस्तूर का। JF दस्तूर ने सबसे पहले जो डिटेल स्टडी किया था फंजाई और प्लांट डिजीजेस के बारे में, तो वो थे JF दस्तूर। उसके बाद BB मुंदुकर डेवलप रेजिस्टेंट वेराइटीज टू कंट्रोल कॉटन विल्ट डिजीजेस, और इनका योगदान ये भी था कि BB मुंदुकर ने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और 1948 में इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नाम का जो मैगजीन है उसका इन्होंने पब्लिकेशन शुरू किया। तो इसका मैगजीन का भी नाम आपसे पूछते हैं, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी 1948 में स्टार्ट हुआ था, और ये किया गया था BB मुंदुकर के द्वारा। और इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये विचेस ब्रूम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, आप फिगर देख लीजिए, अब दोबारा से आप वीडियो देखिएगा तो उस टाइम आपको ये याद होना चाहिए। विचेस ब्रूम जब भी हम कहें तो ये फिगर आपके दिमाग में आए। एस्टर येलोज, ये जो कैरेट में आप देख रहे हैं डिजीज ब्लैक ब्लैक हो गया, ये एस्टर येलोज है। थोड़ा पीलापन है आप देख सकते हैं गाजर में, ये दोनों माइकोप्लाज्मा से होते हैं। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये एमएलओ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लाइट डिजीज, अब देखिए ये चीजें जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये आप दिमाग में बिठाते जाइएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ कुछ आगे बताऊंगा, तो वहां पर आपको जब भी मैं ब्लाइट बोलूं तो आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए। तो ब्लाइट डिजीज एक्चुअली होता क्या है? रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम। तो देख सकते हैं कि जो लीव है ये थोड़ा सड़ा सा अपीयरेंस हो गया है इसका, तो इसे ब्लाइट कहते हैं। उसके बाद हाइपरप्लेसिया, ये हाइपरप्लेसिया मैंने ह्यूमंस में दिखाया, ह्यूमन टीथ में देखिए यहाँ पर जो मसूड़े हैं इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एनर्मस इंक्रीज के कारण स्वेल हो गए हैं। तो एक्सेसिव डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इसी को कहते हैं हाइपरप्लेसिया। आप ये फिगर याद रखिएगा तो आपको डेफिनेशन याद रहेगा, हालांकि ये प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कोई फिगर नहीं है, बट मैंने बस याद रखने के लिए आपको ये फिगर दिया। उसके बाद डैम्पिंग ऑफ में आप देख रहे हैं एक सिडलिंग है, मतलब एक छोटा सा प्लांट है जो कि बस अभी जमीन से निकला ही है, और वो टूट कर, मतलब जो इसका तना है, जो शूट है, वो टूट गया है और ये पौधा गिर गया है जमीन के ऊपर, इसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। उसके बाद नेक्रोसिस, आप ये फिगर देखिए नेक्रोसिस का, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं इसके मर गए हैं और जला सा हो गया है ये लीव, इसको कहते हैं नेक्रोसिस, द डेथ ऑफ सेल्स और ऑफ टिश्यूज। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं।
तो टेक्निकल टर्म्स अब मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। ब्लाइट मैंने आपको बता दिया ए नॉन रेस्ट्रिक्टेड टिश्यू डिसइंटीग्रेटिंग सिम्टम कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल एंड रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम। मैंने आपको फिगर दिखाया था जिसमें कि जो लीव्स था वो सड़ा सा हो गया था। उसके बाद हाइपरप्लेसिया, ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स, हाइपरट्रॉफी। तो ये दो चीजें, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करता है और हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ जाता है सेल्स का, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है। पार्थिनोजेनेसिस है उसके बाद फोर्थ नंबर। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये जेनेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी बस आप ये ध्यान में रखिए कि जो पार्थिनोजेनेसिस होता है इसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। के बाद रोगोइंग, रोगोइंग होता है रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। मतलब समझ लीजिए जैसे वीड्स है, वीड्स को हम खेत से निकाल रहे हैं तो उसे उस प्रोसेस को कहते हैं रोगोइंग। ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ये तीनों एक साथ देखेंगे। अब पैरासाइट है वो, अगर पैरासाइट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी पर ग्रो कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसे कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो वो क्या होता है कि यूजुअली सेप्रोफाइट है, अंडर सर्टेन कंडीशन वो पैरासाइट बन सकता है। मतलब यूजुअली सेप्रोफाइट है लेकिन कभी कभी वो पैरासाइट बन जाता है तो उसे कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, मतलब नकली पैरासाइट है वो एक तरह से। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि यूजुअली पैरासाइट है लेकिन कभी कभी वो सेप्रोफाइट बन जाता है, मतलब कि नकली सेप्रोफाइट है, तो वो है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। डैम्पिंग ऑफ मैंने बता दिया, सीडलिंग जो टूट कर गिर जाते हैं। उसके बाद माइल्ड्यू, इसका फिगर मैंने आपको दिखा दिया था, एक पाउडरी अपीयरेंस हो जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, ये फंगस के कारण होते हैं जिसमें माइसेलियम और स्पोर्स आर सीन एज अ व्हाइटिश ग्रोथ ऑन द होस्ट सरफेस। तो आपको दिखाया था मैंने माइल्ड्यू का फोटो जिसमें कि एक पाउडरी व्हाइटिश ग्रोथ था सरफेस के ऊपर। विरुलेंट क्या होता है, स्ट्रांगली पैथोजेनिक कोई भी चीज है उसको कहते हैं विरुलेंट। पैथोजेनिक मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, आप बस इतना याद रखिए, उसको कहेंगे विरुलेंट। वायरस से बना है ये वर्ड विरुलेंट। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा हो, जैसे अंडा को लेइंग ऑफ एग के बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं तो जब तक हैचिंग होता है उससे पहले उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक इसी तरह से इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इंड्यूस्ड बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। अब कोई पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमारे शरीर में घुसता है वो तुरंत अपना असर नहीं दिखाता, तो उसके घुसने के बाद जब वो असर दिखाने लगता है, तो जो बीच का टाइम हुआ घुसा और असर दिखाने लगा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद इनेशन क्या होता है, डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से जो डिफॉर्मिटी कॉज होता है उसको बोलते हैं इनेशन। इरेडिकेशन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज बाय एलिमिनेटिंग द प्लांट्स दैट कैरी द पैथोजन। तो इरेडिकेशन में क्या करते हैं हम कि जो प्लांट्स हैं जिनमें कि पैथोजेंस लगे हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड है उसको हम निकाल फेंकते हैं, उसको कहते हैं इरेडिकेशन। नेक्रोसिस आपको फिगर दिखाया था, जो पत्ता थोड़ा जला हुआ सा था, सड़ा हुआ सा था, उसको नेक्रोसिस कहते थे। द डेथ ऑफ सेल्स और ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड नेक्रोसिस। उसके बाद ये फिगर्स आप याद कर लीजिए, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सूटी माउल्ड, ये देखिए ब्लैक पाउडर अपीयरेंस जो कि लिव्स के ऊपर हो गया है, इसको कहते हैं सूटी माउल्ड। ये भी फंगल माइसेलिया मतलब फंजाई के द्वारा ये होता है सरफेस ऑफ लीव। उसके बाद कैंकर, ये एक फ्रूट है, इसमें देखिए ये जैसे सड़ने जैसा ये हो गया है, पीला पीला और बीच में ब्लैक स्पॉट है, इसको कहते हैं कैंकर। ए नेक्रोटिक और संकेन लेशन ऑन ए स्टेम, ब्रांच और फ्रूट ऑफ ए प्लांट। इसका एग्जांपल है साइट्रस कैंकर कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास साइट्री। साइट्रस कैंकर के बारे में 2016 में एफओ के एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद स्मट, कई बार मैंने पीछे भी बताया, तो ये एक पाउडरी अपीयरेंस होता है, आप देख रहे हैं सड़ सा गया, ब्लैक हो गया, ये जो मेज है इसको कहते हैं स्मट। विचेस ब्रूम पीछे भी मैंने आपको बताया था, तो यही है विचेस ब्रूम, इस फिगर को याद कीजिए। तो
अब देखते हैं कौन कौन से टर्म जो बच गए हैं। अल्टरनेट होस्ट, वन ऑफ द टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन विच ए पैरासाइटिक फंगस मस्ट डेवलप टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो एक मेन क्रॉप होता है और मेन क्रॉप के साथ साथ एक अल्टरनेट होस्ट भी वीड समझ लीजिए एक है जो कि सपोर्ट करता है फंगस को डेवलप होने में। जैसे समझ लीजिए वीट है, अब वीट के बगल में कोई वीड है, वीड पर फंगस ग्रो कर रहा है ना कि वीट पर, और बाद में वीट को असर करता है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। इसका एक एग्जांपल है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कॉज्ड बाय पुक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी। ऑटेसियस फंगस, ऑटेसियस फंगस क्या होता है? पैरासाइटिक फंगस विच कंप्लीट्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल ऑन द सेम होस्ट। मतलब कि एक ही होस्ट पर वो अपना पूरा जीवन बिता देता है, उसे कहते हैं ऑटेसियस फंगस। अगर आपने लैब में बनाया होगा जिलेटिन लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, सीवीड से ये जिलेटिन सब्सटेंस बनाया जाता है अगर, जिसका कि यूज होता है कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने में। कल्चर मीडिया को क्यों प्रिपेयर करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियली ग्रो करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। स्मट ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सूटी माउल्ड, स्मट में आपको याद होगा डार्क पाउडरी स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं स्मट में, ठीक है। और सूटी माउल्ड क्या होता है? सूटी एनवेलप फाउंड बाय द फंगल माइसेलिया, इसका भी फिगर आपको दिखा दिया था। विच इज ब्रूम, ब्रूम लाइक ग्रोथ, फिगर दिखा दिया था आपको। माइकोराइजा, symbiotic relationship between roots of higher plants and fungal mycelia which is essential for the growth of this plant। symbiotic relationship होता है, मतलब कि दोनों को इससे फायदा होता है। माइकोराइजा में क्या होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और इससे दोनों को फायदा होता है, दोनों को इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो माइकोराइजा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फंजिस्टैटिक, फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको फंजिस्टैटिक कहते हैं, लेकिन ये फंजिस्टैटिक ये फंगस को मारते नहीं है। उसके बाद रस्ट, ए डिजीज ऑफ ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स गिविंग अ रस्टी अपीयरेंस टू द प्लांट्स एंड कॉज्ड बाय यूरेडिनल्स रस्ट फंजाई। रस्ट, आप रस्ट का फिगर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रस्ट भी सबसे ज्यादा वीट में होता है, 3 तरह के होते हैं। तो जैसे आयरन के ऊपर रस्ट होता है उसी तरह से ये भी एक पाउडरी अपीयरेंस हो जाता है रस्ट के ऊपर, रस्टी अपीयरेंस बोल सकते हैं उसको। और ये कॉज किसके द्वारा होता है? ये यूरेडिनल्स, जो कि रस्ट फंजाई का दूसरा नाम है, उसके द्वारा होता है। कैंकर, आपको फिगर दिखाया था, नेक्रोटिक और संकेन लेशन ऑन ए स्टेम। प्लास्मोगैमी, प्लास्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, दो सेल के साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्मोगैमी। फिजियोलॉजिक रेस, वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक इन मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बट सर्टेन कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और अदर कैरेक्टर्स में दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पर उसको बांट देते हैं फिजियोलॉजिक रेसेस में। इसके बारे में और डिटेल से आगे बताऊंगा, फिलहाल बस इतना जानिए कि ये मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं जो फिजियोलॉजिकल रेसेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रेसेस या फिर फॉर्म्स एक स्पेसीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। लेटेंट वायरस नेक्स्ट टर्म है, ये होता है वायरस जो कि सिम्टम्स अपने नहीं दिखाते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट वायरस। मतलब इन्फेक्ट तो कर देते हैं लेकिन इनके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है? मतलब कि स्टेज इन विच होस्ट इज इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्शन तो हो चुका है विथ ए पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम। सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। गमोसिस क्या होता है? गमोसिस आप फिगर देखेंगे तो बिल्कुल हमेशा याद रहेगा, गम का रिलीज होता है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ गम बाय प्लांट टिश्यू, इसको कहते हैं गमोसिस। द नेक्स्ट टर्म इज मास्क्ड सिम्टम्स। Virus induced symptoms which are not visible under certain environmental conditions but get to be expressed under certain conditions of temperature and pressure। मतलब कुछ सिम्टम्स जो कि वायरस के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं, जब वायरस से इन्फेक्शन होता है तो ऐसे सिम्टम्स जो कि एक कंडीशन में
नहीं ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन में मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे वो अपीयर होने लगते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को मास्क्ड सिम्टम्स कहते हैं। नाउ स्पॉट, स्पॉट का मैं फिगर आपको आगे दिखाऊंगा। स्पॉट एक्चुअली है क्या? रेस्ट्रिक्टेड टिश्यू डिसइंटीग्रेटिंग एरियाज, जो कि लीव्स में, स्टेम्स पर या फ्रूट्स पर हो सकते हैं। मतलब एक दाग जैसा होता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। हॉस्टोरियम, प्रोजेक्शन ऑफ हाइफे इनटू होस्ट सेल्स, मतलब जब इन्फेक्ट मींस होस्ट सेल के ऊपर जब इन्फेक्शन होता है, तो वायरस का जो हाइफे है वो प्रोजेक्ट करता है और पेनिट्रेट करता है उसको, इस फेनोमेनन को हॉस्टोरियम कहते हैं। बायोटाइप, बायोटाइप क्या है? एक स्पेसीज में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को देखते हुए एक सब ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, उसे कहते हैं बायोटाइप। टॉक्सिन, एज इट इज वेरी क्लियर, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोस्टेटिक, जब भी स्टैटिक वर्ड होता है मतलब कि यहां पर कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि विदाउट किलिंग है, बस प्रिवेंट कर रहे हैं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन से बचाता है। ये जो भी केमिकल होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को रोकता है, लेकिन उनको मारता नहीं है। बैक्टीरियोफेज, जब फेज आ गया मतलब बैक्टीरियोफेज है ए वायरस विच इन्फेक्ट्स स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड किल्स देम, मतलब इसको मारता भी है। स्कॉर्च, इसका भी फिगर आगे आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है? बर्निंग ऑफ लीफ मार्जिन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंफेक्शन और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो बर्निंग एट द लीफ मार्जिन, मार्जिनल एरिया जो होता है वो जला हुआ जैसा हो जाता है। ब्लॉच, लार्ज एंड इरेगुलर स्पॉट और लेसन्स ऑन लीव्स, तो बहुत बड़े बड़े धब्बे होते हैं लीव्स पर, स्टेम्स पर, उसे कहते हैं ब्लॉच। एक्सुडेट, लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज से लिक्विड डिस्चार्ज निकलता है, उसे एक्सुडेट कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि आउटसाइड सोर्स पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए। होस्ट, सबको पता होगा, सेम वही जैसे कोई फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले होस्ट होते हैं, उसी तरह से इसमें पैरासाइट जिस पर रहता है उसे होस्ट कहते हैं, और साथ ही साथ रहने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्टेन करता है। एटियोलेशन, येलोइंग होता है इसमें, और क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ लाइट की वजह से पीलापन आ जाता है लीव्स वगैरह में। स्काब, इसका भी फोटो में दिखाऊंगा आपको। अ रफ क्रस्ट लाइक डिजीज्ड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट ऑर्गेन, क्रस्ट लाइक एरिया बन जाता है प्लांट ऑर्गेन के ऊपर, तो उसे कहते हैं स्काब। अब ये स्पॉट, स्पॉट का फिगर है, ये मैंने आपको बताया था स्पॉट क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड टिश्यू डिसइंटीग्रेटिंग एरिया, यहाँ देख रहे हैं आप कैसे छेद जैसा हो गया है, उसके बाद पीलापन है थोड़ा सा। स्कॉर्च, स्कॉर्च का मैंने आपको बताया था लीफ मार्जिन्स जो जले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद ब्लॉच, लार्ज एंड इरेगुलर स्पॉट, तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्पॉट बने हुए, एक इधर फ्रूट है और लीव्स के ऊपर भी। एटियोलेशन, एटियोलेशन में येलोइंग ऑफ प्लांट्स होता है, तो यहाँ आप देखिए ये जो प्लांट्स हैं ये येलो हो गए हैं, इसे कहते हैं एटियोलेशन। स्काब, क्रस्ट लाइक, रफ क्रस्ट लाइक डिजीज्ड एरिया डेवलप हुआ है लीव्स के ऊपर, इसे स्काब है। अब गॉल, इसका आगे पढ़ाऊंगा जो डेफिनेशन है, अभी आप फिगर देखिए। इसमें क्या, स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड ऑन ए प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय सर्टेन पैथोजेंस, तो आप यहाँ देख रहे हैं स्वेलिंग प्रोड्यूस हुआ है, ये जो भी स्पॉट्स दिख रहे हैं रेड रेड, ये थोड़े से स्वेल किए हुए हैं। उसके बाद फोलियोसेलोसिस, फोलियोसेलोसिस क्या है? अ डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से ये होता है, और जो
पत्ते हैं आप देखिए छोटे छोटे, जो साइज है इनका रिड्यूस हो गया है, और इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है इसमें, मतलब पीलापन आ जाता है वेन्स के बीच में। एक बुशी अपीयरेंस होता है, मतलब आप देखें बहुत एक दूसरे से क्लोज हैं ये सारे लीव्स। इसे लीफ मॉटल डिजीज भी कहा जाता है। और थैलस, ये आगे आएगा, इसके बारे में आप अभी से देख लीजिए। थैलस क्या होता है? प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स and lacks true roots and a vascular system. Thalli are typical of algae, fungi, lichens and some live words. मतलब एल्गी फंजाई जैसा एक प्लांट बॉडी होता है जो कि स्टेम या फिर लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उनको ना हम लीव्स बोल सकते हैं ना स्टेम बोल सकते हैं, और उनमें रूट्स भी नहीं होता है। अब मोजैक, मोजैक क्या है? सिम्टम ऑफ सर्टेन वायरल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमिंगल्ड पैचेस ऑफ नॉर्मल एंड लाइट ग्रीन और येलोइश कलर। तो आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसमें पैच बने हुए हैं, देखिए लाइट ग्रीन और येलो कलर का, इसे कहते हैं मोजैक। अब गॉल, अब एक एक करके सारा देख लेते हैं। गॉल क्या एक्चुअली, मैंने आपको दिखाया था स्वेलिंग होता है, उसके बाद येलोज, येलोइंग होता है इसमें। आप इसका इसका कुछ इस तरह से डेफिनेशन नहीं है, आप अगर फिगर देख लेंगे एक बार तो याद रहेगा, आप गूगल पे देख लेना। एंटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीजन क्या होता है कि कोई सब्सटेंस जो कि बॉडी में अंदर जाने के बाद एंटीबॉडी को रिलीज करता है, उसे एंटीजन कहते हैं। और एंटीबायोसिस क्या होता है? द फेनोमेनन इन विच अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल टू अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सब्सटेंस है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो साथ ही साथ हार्मफुल है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद एंटीबॉडी क्या होता है? जब जब कोई फॉरेन एंटीजन ऑर्गेनिज्म के ब्लड में एंटर करता है तो एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज गेट अटैच्ड विद द एंटीजेंस एंड मेक्स देम इनइफेक्टिव और हार्मलेस। वो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजेंस के साथ अटैच हो जाते हैं और उनको हार्मलेस कर देते हैं। रेस, रेस क्या होता है समझ लीजिए। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेटिंग ग्रुप विद इन ए स्पेसीज, एक स्पेसीज के बीच में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप होते हैं, मेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब आपस में मेटिंग कर सकते हैं। ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पैथोजेंस विथ डिस्टिंक्ट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइटोएलेक्सिन, फाइटोएलेक्सिन क्या है? ए सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फंगस, मतलब फंगस के डेवलपमेंट को रोकता है, उसे कहते हैं फाइटोएलेक्सिन। फोलियोसिलोसिस, मैंने आपको दिखाया था इसका फिगर कि पत्ते छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, जिंक की कमी से होता है, और मतलब एक बुशी अपीयरेंस होता है, फिगर आपको दिखाया था मैंने। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या है? कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज बाय एक्सक्लूडिंग द पैथोजन और इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल फ्रॉम डिजीज फ्री एरियाज। मतलब सेम जो इसके जो लिटरेचर का मीनिंग है वही चीज है एक्सक्लूजन, मतलब जो एक एरिया है जहां पर डिजीज नहीं है, तो वहां पर जो भी डिजीज प्लांट्स हैं उनको निकालना, उसको एक्सक्लूजन कहते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म, वेरियस फॉर्म्स इन अ लाइफ साइकिल, इसे मतलब इस फेनोमेनन को, जैसे लाइफ साइकिल में एक लार्वा पुपा एडल्ट, इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हुआ कि डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल है। हेटेरोसियस फंगस पासिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री इन डिफरेंट होस्ट, मतलब अलग अलग होस्ट पर अलग अलग प्लांट्स हैं, उन पर डिफरेंट लाइफ स्टेज, एक किसी और पे, और जब वो लार्वा हो जाता है तो किसी और होस्ट पे चला जाता है, पूपा किसी और होस्ट पे, इस तरह से अलग अलग होस्ट पर वो अपने सारे लाइफ स्टेजेस को स्पेंड करता है, इसे कहते हैं हेटेरोसियस फंगस। एपिडेमिक डिजीज, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपिडेमिक और ऐसे ऐसे एंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरह से 4-5 वर्ड्स हैं, आप उसको एक बार सारा देख लीजिएगा, मैं आपको एक कभी टाइम मिला तो बता दूंगा सारे के बारे में। अभी एपिडेमिक डिजीज क्या होता है? ए वाइड स्प्रेड एंड सेवरल आउटब्रेक ऑफ ए सीवर आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, मतलब बहुत भयंकर तरह से ये किसी एक जगह पर फैलता है, इस डिजीज को कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। राइजोइड्स, ये फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, रूट्स जो है ये राइजोइड्स है।
ए शॉर्ट थिन हाइफा प्रोड्यूस्ड बाय ए थैलस दैट ग्रोज टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। डाउनी माइल्ड्यू, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत बता चुका हूं। मोजैक, इसका फिगर मैंने आपको दिखाया था कि एक लाइट ग्रीन और येलोइश कलर का पैच बन जाता है पत्ते के ऊपर। अब देखिए रूगोस, तो यहाँ पत्ते देखिए रिंकल्ड हो गए हैं, रफ हो गए हैं, और ये क्यों होता है रूगोस? ये वायरस के कारण होता है। रूसेटिंग, ब्राउनिश रफेंड एरिया फ्रूट के ऊपर डेवलप हो गया है, ब्राउन कलर का रफ एरिया फ्रूट के ऊपर डेवलप हो गया है। ये होता है एक्सेसिव क्वार्क फॉर्मेशन की वजह से। रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे कि आरएलओ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? आरएलओ एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि एक सेल वॉल होता है और एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ये होता है। आरएलओ जो होता है एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। उसके बाद रिंग स्पॉट, ये देखिए फल के ऊपर जो है एक रिंग जैसा स्पॉट बना हुआ है गोल गोल, इसे कहते हैं रिंग स्पॉट। अब देखिए एक एक करके सारा देखते हैं। विल्ट क्या होता है? लॉस ऑफ रिजिडिटी, बहुत बार यूज होगा ये टर्म। तो विल्ट क्या होता है? तो लॉस ऑफ रिजिडिटी एंड ड्रॉपिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स होली और पार्शियली, जैसे पत्ते हैं ये गिरने लगते हैं तो इसे कहते हैं विल्ट। तो ये पत्ते क्या फल भी हो सकते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है विल्ट। रूगोज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, रफ एंड रिंकल्ड लीव्स प्रोड्यूस्ड। रसेटिंग, ब्राउनिश रफ एंड एरियाज, ये भी आपको मैंने दिखाया था फ्रूट के ऊपर। रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आरएलओज, इसके बारे में मैंने बताया। पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं सारे जो भी उन्हें कहते हैं पैथोजन। रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम कंप्लीटली और पार्शियली द इफेक्ट ऑफ ए पैथोजन, मतलब पैथोजन के इन्फेक्शन से जो बचाने की एबिलिटी होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। वेक्टर, एन इंसेक्ट एबल टू ट्रांसमिट ए पैथोजन, जैसे मक्खी वगैरह हो गए, ये एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ये डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, इन्हें वेक्टर कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट, ए फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट फ्रीज अ प्लांट और ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद कोई ऐसा केमिकल हम डालते हैं जिससे कि इन्फेक्शन खत्म हो जाए, उसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से बचाने का जो हमारे अंदर ताकत है या फिर किसी के भी अंदर जो ताकत है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। रिंग स्पॉट, मैंने आपको फिगर दिखाया था, सर्कुलर क्लोरेटिक एरिया होता है, ग्रीन सेंटर होता है और ये वायरस से होता है। विरियन, कंप्लीट वायरस पार्टिकल को विरियन कहते हैं। और वायरॉइड क्या होता है? नेकेड न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। नेकेड बोल दिया तो ऑलरेडी इसमें प्रोटीन कोट नहीं है, उसे कहते हैं वायरॉइड। Carrier, a plant or an organism which carries an infections agent but does not show symptoms of disease produced by the agent, मतलब वो इन्फेक्शन को कैरी करता है, ये एजेंट जो होता है, लेकिन सिम्टम को शो नहीं करता है अपने ऊपर। लेसन, अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिसकलर्ड डिजीज टिश्यू, इसका फोटो भी मैंने आपको दिखाया था। रॉट, सिंपली इसको बोल सकते हैं सड़ना। सॉफ्टनिंग, डिस्कलरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए succulent plant tissue as a result of fungal or bacterial infection. Disinfestant, an agent that kills or inactivates pathogens in the environment or on the surface of the plant prior to infection, मतलब इन्फेक्शन से पहले ही वो इनएक्टिवेट कर देता है या फिर मार देता है पैथोजेंस को, उसे कहते हैं डिसइंफेस्टेंट। एंटागोनिस्टिक सिम्बायोसिस, देखिए वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम अनदर, मतलब दो लोग हैं जिसमें से एक को दूसरे की वजह से फायदा हो रहा है, तो उसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक सिम्बायोसिस। एंडेमिक डिजीज, ए डिजीज विच रेगुलरली ऑकर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, मैंने आपको दिखाया था। एपिडेमिक क्या होता है? एक जगह पे मतलब बहुत सीवर अटैक होता है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। और जो एंडेमिक डिजीज होता है रेगुलरली ऑकर होता है किसी एक जगह पर, हर साल होता है जैसे, या फिर 5 साल में होता है, इसे कहते हैं एंडेमिक डिजीज। उसके बाद शॉर्ट होल, इसका फिगर मैं आपको दिखाऊंगा। ए सिम्टम इन विच स्मॉल डिजीज फ्रेगमेंट्स ऑफ लीव्स फॉल ऑफ, मतलब जो छोटे छोटे पत्ते टूटकर गिरने लगते हैं टुकड़ों में, और मतलब उनमें छेद हो जाता है एक तरह से। तो पत्ते के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बीच बीच से छेद बनकर वो गिरते हैं, उन्हें कहते हैं शॉर्ट होल। नाम से ही वेरी क्लियर हो रहा है ये कि मतलब समझिए एक होल बन रहा है। हेट्रोथैलिक फंजाई,
fungi producing compatible male and female gametes on the physiologically different mycelia. तो ये हेट्रोथैलिक फंजाई होता है, और एक देखिए आगे आएगा होमोथैलिक फंगस। तो हेट्रोथैलिक क्या होता है, डिफरेंट माइसेलिया पे कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फंजाई के द्वारा। और होमोथैलिक फंगस में क्या होता है, फंजाई कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम माइसेलियम पे प्रोड्यूस करते हैं। वेन क्लियरिंग, वेन बेंडिंग, ये दो टर्म्स हैं, एक जैसे हैं दोनों। तो वेन क्लियरिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन द वेन टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय ए वायरस और अदर पैथोजेन। सिंपली वेन क्लियरिंग में क्या होता है, जो वेन्स है वो मतलब पत्ते के बीच में जो आपने देखा होगा वेन्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो वो पीला पड़ जाता है, वेन्स क्लियरिंग। और वेन बैंडिंग में क्या होता है, बैंड्स ऑफ ग्रीन टिश्यूज अलोंग द वेन्स while the tissues between the veins become chlorotic। तो मतलब वेन्स के बीच का एरिया जो होता है वो पीला पड़ जाता है। फिर डाई बैक है, प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स जनरली स्टार्टिंग एट द टिप, मतलब पत्ते जो है समझ लीजिए वो फ्रॉम टिप वो सूखने लगते हैं, उसे कहते हैं डाई बैक। एंथ्राकनोज, ये एक तरह का डिजीज है जो कि फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और इसमें स्पॉट्स मतलब दाग होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इन्फेक्शन सबको पता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज, अ डिजीज कॉज्ड बाय अ पैथोजन व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज टू अ हेल्दी प्लांट, मतलब एक हेल्दी प्लांट को अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट से खतरा है डिजीज का, तो उसे कहते हैं इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस डिजीज। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस और पेस्ट। मतलब समझिए कि जैसे एक जगह मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई चाय के बागानों में कोई एक डिजीज फैल गई, तो अब उस बागान से कोई भी प्लांट को हम बाहर नहीं जाने देंगे, लीगली रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो उसे कहते हैं क्वारंटाइन। सिंड्रोम, कुछ सिम्टम्स होते हैं, सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि डिजीज के बाद अपीयर होने लगते हैं, उसे कहते हैं सिंड्रोम। ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ पैथोजन सच एज वायरसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अदर, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। Conjugation, a type of sexual reproduction in which morphologically similar gametes fuse। Culture, सबको पता है, growing microorganisms on a prepared nutrient medium is called culture। Homothalic fungus बता दिया था मैंने कि same mycelium पे male and female gametes produce होते हैं। Pustule, small blister like elevation of epidermis। Chlorosis, क्लोरोसिस बहुत बार आगे आएगा, तो क्लोरोसिस सिंपली होता है पीलापन। तो यह है शॉर्ट होल, देखिए कैसे पत्तों पर जो छेद हो गए हैं, गोल गोल होल बन गए हैं। वेन बैंडिंग, देखिए आप वेन बैंडिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वेन्स है वो ग्रीन है, और दो वेन्स के बीच का जो हिस्सा है ये पीला हो गया है, इसे कहते हैं वेन बैंडिंग। फिर वेन क्लियरिंग में देखिए वेन्स जो है ये पीले हो गए हैं, और वेन्स के बीच का जो हिस्सा है वो ग्रीन है। डाई बैक में मैंने आपको बताया था कि टिप से जो बर्निंग है वो स्टार्ट होता है, तो देखिए पत्ते सूख रहे हैं, टिप के तरफ से चालू हुआ है सूखना। एंथ्राकनोज, देखिए ये लीफ स्पॉट्स बन गए हैं लीफ के ऊपर। क्लोरोसिस, येलोइंग होता है, देखिए पत्ते पीले पड़ गए हैं। अब लाइफ स्टेजेस, ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि लाइफ स्टेजेस एक्चुअली है क्या। तो ये फुक्सीनिया ट्रिटिसिना, इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो इसमें देखिए स्पर्मोजेनिकल स्टेज है, एसियल स्टेज है, फिर एसियोस्पोर बनता है, फिर यूरेडिनियल स्टेज, फिर यूरोडोस्पोर्स, फिर टेलियल स्टेज, फिर टेलियोस्पोर्स। तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि एसियल स्टेज, यूरेडिनियल स्टेज और टेलियल स्टेज ये क्या होता है, क्योंकि आगे इस चीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब रस्ट इन इंडिया, तो इंडिया में रस्ट मेनली दो तरह के होते हैं। इंडिया में पहला वीट लीफ रस्ट एंड सेकेंड वन इज द स्ट्राइप रस्ट। तो रस्ट ठीक उसी प्रकार है जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो यहाँ देखिए पत्तों के ऊपर जो है ये थोड़े ब्राउन कलर के जो है पाउडरी सब्सटेंस, ये इनको हम रस्ट कहते हैं। और ये रस्ट के लिए तीन तरह के होस्ट होते हैं जिन पर ये रस्ट डेवलप होते हैं। फर्स्ट वन इज अल्टरनेट, सेकेंड इज कोलैटरल एंड थर्ड वन इज प्राइमरी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन कभी नहीं आते। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बारबेरीज, थैलिक्ट्रम, ब्रोमस एसपी और एग्रोपायरिन। तो फर्स्ट वन इज द
प्लांट ऑफ बारबेरिस, सेकेंड वन इज थैलिक्ट्रम। मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या। बारबेरिस होता है एक तरह का अल्टरनेट होस्ट है, जिसमें कि स्टेम रस्ट जो होता है उसके लिए होता है बारबेरिस, और थैलिक्ट्रम जो होता है ये अल्टरनेट होस्ट होता है लीफ रस्ट के लिए। और इसके बाद क्या है, ब्रोमस एसपी। ब्रोमस एसपी क्या होता है, ये ब्रोमस एसपी और एग्रोपायरम, ये दोनों कोलेट्रल होस्ट होते हैं येलो रस्ट के लिए। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखना, जो मैंने आपको बताया था होस्ट होस्ट के बारे में जो बताया था उसके उसके एग्जांपल से ही। उसके बाद ब्रिजा माइनर, ये क्या होता है, ब्रिजा माइनर ये होता है कोलेट्रल होस्ट होता है ब्लैक रस्ट के लिए, वीट में जो ब्लैक रस्ट है उसका। अब देखिए लाइफ साइकिल, इसके 4 स्टेजेस होते हैं, एसियल स्टेज, यूरेडियल स्टेज, टेलियल स्टेज और बेसिडियल स्टेज। एक जो कि है ये बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे बाद में इंक्लूड किया गया और इसे जो नंबर दिया गया है ये ओ दिया गया है, जो कि पिक्नियल स्टेज है। तो तो जो भी रस्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे उनके लाइफ के ये 5 स्टेज होंगे, एसियल, यूरेडियल, टेलियल, बेसिडियल और पिक्नियल। मैंने आपको ऑलरेडी एक फिगर बताया था जिसमें कि ये सारे स्टेजेस इनके बारे में उस फिगर में आप देख सकते थे। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये 4 होते हैं लाइफ स्टेजेस। उसके बाद बायोटाइप्स और रेसेस, इन दोनों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। स्पेसीज में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके वजह से उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो अलग अलग क्लासीफाई करते हैं उसमें, स्पेसीज के बाद भी उनको क्लासीफाई करते हैं। तो बायोटाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 से, और रेसेस जिनको रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से। बायोटाइप्स को जब बाद में फिर क्लासीफाई करते हैं, बायोटाइप्स को आपस में क्लासीफाई करते हैं, उनको कहते हैं रेसेस। और ये भी मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर करते हैं। तो इस रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो ये था हमारा चैप्टर प्लांट पैथोलॉजी का पहला पार्ट। इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन देखा, काफ़ी लंबा रहा ये वीडियो क्योंकि फिगर्स से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, कोलेटरल होस्ट क्या होता है या फिर विल्ट क्या होता है। तो आप इन फिगर्स को देखिए और इसको याद रखिए आप अपने दिमाग में, ताकि जब हम आगे आपको पढ़ाएं तो आपको ये चीज़ें याद रहें। तो हमारा ये यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। हमारे हमारा जो यूट्यूब का ये चैनल है ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है फॉर एनी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक AFO, IBPS, नाबार्ड, या फिर आप JRF के लिए भी इससे हेल्प ले सकते हैं जब ऐसे एग्रीकल्चर चैप्टर्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको देखकर। हमारे सब्सक्राइबर्स 4.8 थाउजेंड से ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5,000 होने वाले हैं, और 1,500 से ज़्यादा फेसबुक पेज लाइक्स हो चुके हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।